बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सिविल लॉ, मजिस्ट्रेट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हवाले से मजिस्ट्रेट और सिविल जज की पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। 25 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जिसमें बेसिकली जो हमारे पेपर्स हैं, एक क्रिमिनल लॉ, दूसरा पेपर सिविल लॉ और थर्ड पेपर इंग्लिश। ऑलरेडी हम इसका सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिविल लॉ स्टार्ट करेंगे। सिविल लॉ के पेपर के अंदर सबसे पहला पोर्शन सीपीसी, फिर उसके बाद यूएसओ, फिर कुछ क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट के, सेल्स ऑफ गुड्स के 1 से 2 सवाल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फी एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट, जिनके डिफरेंट सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। आलमोस्ट 70 टॉपिक्स हैं जो इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर आप लोगों ने कवर करने हैं सिविल मजिस्ट्रेट के हवाले से, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इस वक्त मौजूद है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, कि पिक्यूनरी और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, किस तरह। अगर हम इसको दोनों तरफ से देखेंगे, इसका हम जनरल कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और जनरल कंसेप्ट के साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है उसकी आउटलाइन भी साथ साथ बनाएंगे। सवाल अगर आपसे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का पूछा जाए या जुरिस्डिक्शन का पूछा जाए, तो सबसे पहली चीज़ हमने उसको यही बताना है कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। जुरिस्डिक्शन क्या होती है जनाब? ये लीगल अथॉरिटी है किसी भी कोर्ट की, लीगल अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एडजुडिकेट एनी मैटर। ये एक जनरल मीनिंग है किसका? जुरिस्डिक्शन का। और अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 9 उसको डिफाइन किया गया है कि सिविल कोर्ट आर कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट jurisdiction, all suits of civil nature shall be entertained by civil courts। सबसे पहले सेक्शन 9 के हवाले के साथ हमने सिविल कोर्ट की पहले जुरिस्डिक्शन के बारे में डिफाइन किया, फिर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में डिफाइन किया कि सिविल कोर्ट आर कोर्ट्स ऑफ द अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, और सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, सिविल नेचर के जितने मुकदमे होंगे उनके हवाले से हमेशा सिविल कोर्ट उनको एंटरटेन कर सकता है। लेकिन एक चीज़ अगर आपके जहन में हो कि जो रेवेन्यू के मामलात होते हैं वो भी तो सिविल मामलात होते हैं, तो फिर वो सिविल कोर्ट में क्यों नहीं चलते, रेवेन्यू कोर्ट्स में क्यों चलते हैं जनाब? जो फैमिली मुकदमात होते हैं, नेचर तो उनकी भी सिविल की है, वो फैमिली में क्यों चलते हैं? सिविल सर्वेंट्स के मामलात भी सिविल नेचर के हैं, वो सर्विस ट्रिब्यूनल में क्यों चलते हैं? इसका जवाब सेक्शन 9 के अंदर ही है। और क्या जवाब है कि अनलेस द jurisdiction of civil courts is expressly or impliedly barred। सिविल कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन सारे सिविल नेचर के जो मुकदमे होंगे शैल बी एंटरटेन्ड बाय सिविल कोर्ट, जब तक सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार, बार का मतलब यहाँ पे होगा रुकावट। इट मीन्स कि जब तक सिविल कोर्ट को रोक ना दिया जाए तब तक सिविल कोर्ट सिविल नेचर के तमाम जो मुकदमे होंगे उनको एंटरटेन करने का इख्तियार रखते होंगे। सिविल नेचर के जितने मुकदमे होंगे सारे के सारे सिविल कोर्ट ही उनको एंटरटेन करेगा। अब ये रोका कैसे जाता है, इसके लिए आप पहला हवाला दें जनाब ज़रा सेक्शन 172 का, लैंड रेवेन्यू एक्ट का। उसके बाद आप फैमिली कोर्ट एक्ट का हवाला दें। क्यों इनके हवाले क्यों देने हैं?
यहाँ पे एक्सप्रेसली ये कह दिया गया कि सिविल कोर्ट की रेवेन्यू के मामलात में और फैमिली के मामलात में कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। रेवेन्यू या फैमिली का कोई भी जो मुकदमा होगा सिविल कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। अगर आपके जहन में ये कंसेप्ट हो रेस जुडिकाटा का, या आपके जहन में अगर कंसेप्ट हो 12(2) का, ये क्या कंसेप्ट है? रेस जुडिकाटा क्या है? मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। What is meant by matter already decided? If any civil matter has already been decided by a court of competent jurisdiction, no court shall try such type of pre-decided suit. बात यह है कि है तो सिविल नेचर का, लेकिन सेक्शन 11 कह रहा है कि भाई अगर सिविल नेचर का कोई मुकदमा हो एंड इफ इट हैज़ ऑलरेडी बिन डिसाइडेड, तो आप उसके ऊपर दोबारा मुकदमा नहीं कर सकते। तो चाहे मुकदमा वो सिविल नेचर का है, सुनना तो सिविल कोर्ट ने है, लेकिन अगर उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई बार लगा दिया जाए तो फिर सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा। जैसे सेक्शन 11 ने बार लगाया कि जी सिविल कोर्ट का मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो, तो ऐसी सूरत में मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। 12(2) क्या है? 12(2) ये कहता है कि अगर कोई शख्स आपके खिलाफ डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट थ्रू फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन अगर हासिल कर ले, तो आप उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं करेंगे। तो मतलब जब सूट फाइल करने से रोका गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको रोक दिया गया कि आप सिविल नेचर का सूट भी फाइल नहीं करेंगे। हाँ, इस पे एप्लीकेशन फाइल होती है। अच्छा, वो लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते या जो अदालतों में नहीं जाते या जिनका लॉ का इतना एक्सपोजर नहीं है, अब उनके लिए तो ये भी उनको नहीं पता होगा कि सिविल सूट क्या होता है और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है। अच्छा, कुछ चीज़ें जहन में रखते जाइएगा। जुडिशरी में राइटिंग एक्सप्रेशन चेक होते हैं। सूट, जब भी मैं लफ्ज़ लिखूं आप लिखें, सूट को इंस्टीट्यूट करना है, सूट फाइल नहीं होता। एप्लीकेशन मेक होती है, कभी भी आपने फाइल नहीं करनी। अपील मेक नहीं होती, अपील इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। ये लफ्ज़ जहन में रख के आपने चलना है। यहाँ पर एक शख्स ने आपके ख़िलाफ़, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अंदर, एक शख्स जो कोयटा में मेरी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है और एक फ्रॉड के ज़रिए से डिक्री हासिल कर लेता है। अब जब मैं कोयटा वापस आता हूँ, मैं वहाँ पर देखता हूँ कि यार मेरी प्रॉपर्टी पर तो किसी ने कब्ज़ा भी किया और अदालत के ज़रिए से फ़ैसला भी ले लिया। अब मैं क्या करूँ? तो क्या मैं सूट फाइल करूँ? अगर मैं सूट फाइल करता हूँ तो मुझे सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कहता कि नहीं, अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ फ्रॉड से कोई डिक्री हासिल कर ली जाए तो सूट आप इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। तो क्या करूँगा मैं एक एप्लीकेशन दूंगा अंडर सेक्शन 12(2) टू सेट असाइड दैट पर्टिकुलर डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट के जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन से हासिल किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको क्या पॉइंट समझाया? that the civil courts are the court of ultimate jurisdiction unless their jurisdiction is barred by any law। और barred by any law कहाँ पे हुआ? ये यहाँ पे रुकावटें लग रही हैं कि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो तो सूट नहीं उस पर इंस्टीट्यूट हो सकता। अगर कोई डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड, तो उसके खिलाफ आप कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे बल्कि एप्लीकेशन देंगे। अच्छा, सूट और एप्लीकेशन में एक तो बेसिक चीज़ें, वैसे जिनको पता है उनके लिए बहुत बेसिक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत बड़ी और काम की चीज़। अक्सर मेरे पास यहाँ पर बच्चे जब नए नए आते हैं जुडिशरी के लिए, कहते हैं कि सर वो स्टे एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं जनाब, सूट बाद में फ़ाइल कर लेंगे। मुझे एक सादा सी बात बताएं, आप किसी बैंक में चले जाएं और अकाउंट ओपन करवाए बगैर उसे कहें जी कि पहले मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर लो, अकाउंट में बाद में ओपन करवा लूँगा, इज़ इट पॉसिबल? नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हम जाकर पहले अकाउंट ओपन करवाते हैं, फिर उसके बाद जितने उसके हमारे मामलात होते हैं उस अकाउंट के रिलेटेड, फिर हम उसके बाद उसमें जाके पैसे जमा करते हैं। इन द सेम वे जब हम कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, इनफैक्ट वी जस्ट ओपन एन अकाउंट इन द सिविल कोर्ट और फिर उसके बाद जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वो उस सूट में इंस्टीट्यूट करते हैं, उसमें फ़ाइल की जाती हैं। जैसे अगर आप कभी स्टे लेना चाहते हैं तो आप एक प्लेंट फाइल करते हैं और प्लेंट के साथ ऑर्डर 39 रूल 1(2) की एप्लीकेशन, तो स्टे के लिए एप्लीकेशन देनी है और मुकदमे के लिए प्लेट के बगैर अगर आप कहें कि मैं डायरेक्ट ऑर्डर 39 रूल 1(2) दे दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अब हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, सिंपल
जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया है पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो हमने इसमें 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, दैट व्हाट इज मेंट बाय जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट एंड व्हाट आर द बार्स अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। ये हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं, जनाब पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की कौन सी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं विच डील विद द पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। First of all, we will discuss the pecuniary jurisdiction, and the pecuniary jurisdiction means any jurisdiction of the civil court which is related to the value of relief claimed. The jurisdiction regarding the value of the relief claim is called the pecuniary jurisdiction. क्या मतलब हुआ? देखिए, जब आप कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, इन एवरी सिविल सूट एक प्रेयर क्लॉज होती है और उसमें दर हकीकत आप जो रिलीफ क्लेम करते हैं उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू होती है। अगर तो वो सूट ही फॉर डैमेजेस है या एक मनी सूट है तो डेफिनेटली उसमें तो आप पैसे क्लेम कर रहे होंगे, बट अगर वो सूट फॉर एग्जांपल किसी हाउस के साथ रिलेटेड है तो मुझे ये बताएं कि हाउस क्या है, उसकी कोई वैल्यू होगी ना, तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ द हाउस इज द वैल्यू ऑफ द रिलीफ क्लेम्ड। हमारे पास सिविल कोर्ट के अंदर सिविल जज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इन कोयटा इन बलोचिस्तान यू वुड नेवर हैव सीन सिविल जज ऑफ ग्रेड 1, 2 एंड 3। आपने तो सीनियर सिविल जज वहाँ पर देखा होगा और सिविल जजेस देखे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली बलोचिस्तान में या सीनियर सिविल जजेस बैठते हैं जो कोयटा में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, या ऑन द अदर साइड सिविल जजेस बैठते हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ को लेकर चलें जनाब, एज़ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देयर आर 3 क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स जो कि कहाँ पर बयान की गई हैं। ये क्लासेस आपके पास सिविल कोड की सेक्शन 3 के अंदर भी बयान की गई है जनाब। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट और उसमें सिविल जज ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 आता है। नॉर्मली व्हेन समवन इज अपॉइंटेड एज अ सिविल जज, ही इज अपॉइंटेड एज सिविल जज ग्रेड 3। जो इनिशियल स्टेजेस पर जूनियर जजेस होते हैं वो ग्रेड 3, फिर ग्रेड 2 और फिर ग्रेड 1। हर एक के लिए एक लिमिट डिफाइन की गई है विच इज़ डिफरेंट फॉर एवरी प्रोविंस। पंजाब के अंदर ये 50 लाख, 5 लाख, 5 करोड़, हर एक प्रोविंस की डिफरेंट लिमिट्स होती हैं। सिविल जज ग्रेड 1 नॉर्मली वो अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है। अगर मैं आपको बलूचिस्तान के रेफरेंस के साथ बताऊं तो सिविल जज जिसको आप सीनियर सिविल जज कहते हैं या सिविल जज ग्रेड 1, ही हैज़ अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज मेंट बाय अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? इफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वो जितनी भी है, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, अब एक बंदा कहे कि जी क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू तो 1 खरब रुपए है, मैंने तो जनाब ये सिविल जज से मुकदमा करवाना नहीं है, ये तो बिल्कुल जूनियर है, मैं तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में मुकदमा फाइल करूंगा, तो क्या वो कर सकता है? तो लॉ कहता है कि नहीं जनाब, सिविल जज ग्रेड 1 क्योंकि ही हैज़ अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो कोई भी जो मुकदमा जितनी भी वैल्यू को होगा शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये बात रेड विद हमारे साथ चलेगी सेक्शन 15 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर which clearly states that every suit shall be instituted in lowest grade competent court. Every suit shall be instituted in the lowest grade competent court, which means if civil judge grade 1 has unlimited pecuniary jurisdiction, every suit उसकी जितनी भी वैल्यू होगी shall be instituted before the civil judge of फर्स्ट क्लास, और अगर वो 5 लाख से कम है तो सिविल जज ग्रेड 3 की 5 लाख वैल्यू है तो इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द सिविल जज ग्रेड 3। ये किसने पाबंदी लगाई? सेक्शन 15 ने। क्यों? ताकि जो आपके सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बर्डन ना बढ़े। तो ये जो किसी भी कोर्ट को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप मुकदमा सुने या ना सुने, ये बेसिकली उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आप उसका पेपर में एक हवाला देंगे, बलूचिस्तान में होते हुए आपके पास एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है। और अगर आपने देखा हो, एक कानून की किताब है बलूचिस्तान में, दस्तूरुल अमल दीवानी कलात,
आप सब लोग जानते हैं ना, एक पोस्ट आती है बलूचिस्तान के अंदर काजी की। काजी बेसिकली इज इक्वल टू सिविल जज। जैसे भी आप लोगों की पिछले दिनों आपको पता होगा कि 2015 में जो लोग काजी अपॉइंट किए गए थे, उन सबको बाद में अब सिविल जज और मजिस्ट्रेट के हवाले से क्या कर दिया गया, प्रमोट करके उनको सिविल जज और मजिस्ट्रेट बना दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया बलूचिस्तान की हद तक। बाकी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान में हो तो आप उसका हवाला दे सकते हैं कि जनाब काजी होते हैं जो कि सिविल जज के इक्वल होते हैं, सिविल जज के ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वो दस्तूरुल अमल दीवानी कलात उसको फॉलो करते हैं। और उसमें कुछ काजी ऐसे हैं जिनकी टोटल पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 50,000 है, कुछ काजी ऐसे हैं जिनकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है। आप एक पैराग्राफ में इसका जिक्र कर सकते हैं। इट मीन्स कि जिस काजी की पिक्यूनरी लिमिट्स 50,000 है, वो 50,000 से ऊपर का मुकदमा होगा तो वो नहीं सुनेगा, वो उससे ऊपर वाली अदालत जो वहाँ पर मजलिस शूरा के नाम पे अपीलेट कोर्ट है वहाँ पर चला जाएगा। ये वो लोग दस्तूरुल अमल दीवानी के लात के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं वो आसानी से समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कहीं पे क्लियर करेंगे तो उनको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। बट सिंपली यहाँ पर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो आपने बताना है, सबसे पहले आपने बताना है सेक्शन 6 का हवाला देना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, विच क्लियरली स्टेट्स कि कोई भी चीज़ इस कानून में ऐसी नहीं है कि जो किसी भी सिविल कोर्ट को अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा का मुकदमा सुनना अलाउ करे। यानी कि एवरी सिविल कोर्ट सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वो अपने मुकदमे सुनेगा, उससे बाहर जाकर मुकदमा सुन सकता ही नहीं है। ये किसने क्लियर किया? सेक्शन 6 ने। लेकिन जहां तक बात है कि ये डिफाइन कहाँ हुआ, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, इसका सेक्शन 9, इसमें थ्रू नोटिफिकेशन कोई भी जो पर्टिकुलर प्रोविंस है वो अपने लिए, अपने कोर्ट्स के लिए पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है, जो कि सिविल जज ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अकॉर्डिंगली होती है। तो पहली रेस्ट्रिक्शन, पहला बार अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज देयर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दैट सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एवरी सिविल जज शैल एंटरटेन द सिविल मैटर। उससे ज़्यादा कोई भी सिविल जज मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकता। Now let's talk about the pecuniary jurisdiction. That what is meant by pecuniary jurisdiction? Section 16 से लेकर 21 तक डील विद द कंसेप्ट ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। Territorial jurisdiction means the jurisdiction regarding the territory for the place of suing. Territorial jurisdiction क्या होती है? The jurisdiction of court, the jurisdiction of courts regarding place of suing, place of suing। अब क्या एक सूट कहीं पर भी दायर हो सकता है? मैंने वाज इन बलोचिस्तान, मेरा एक डिस्प्यूट हो गया, नो इन पंजाब, तो क्या मैं वो मुकदमा यहाँ पे कर सकता हूँ? इट डिपेंड्स अपॉन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कि क्या मुकदमा हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सब कुछ यहाँ पर सेक्शन 16 से ऑनवर्ड 21 तक हमने इसको लेकर चलना है। तो बेसिक इसमें क्या है कि अगर वो आपको इस तरह करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या एक सूट पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इंस्टीट्यूट हो सकता है? जवाब है नो, कोई भी सूट पाकिस्तान में कहीं पर भी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड सब्जेक्ट टू द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? वो है कि जी पहले ये बताएं कि जिस प्रॉपर्टी का आपने मुकदमा करना है, इधर इट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाएगा प्रॉपर्टी मूवेबल है और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आई एम द प्लेंटिफ and I own a property in Quetta and presently मैं कहाँ पे हूँ? करंटली मैं लाहौर के अंदर हूँ। The person who is the defendant, he resides at Karachi, whereas the disputed property is situated at Quetta। मुकदमा कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा जनाब? द आंसर इज वेरी सिंपल। इफ द डिस्प्यूट इज
regarding immovable property, the suit shall be instituted where the property is situated. If the property is immovable and it is situated in Quetta, तो suit shall be instituted in Quetta. कौन सा मुकदमा? इस प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जहां पर ये सिचुएटेड होगी, मुकदमा वहीं पे होगा. कौन सा मुकदमा होगा? चाहे इसकी पार्टीशन का मुकदमा होगा, चाहे इसके कोई रॉन्ग का मुकदमा होगा, इसके हवाले से जो भी मुकदमा होगा, कोई मॉर्गेज के हवाले से होगा या कोई रिडेम्पशन के हवाले से होगा, तो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होगा, इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड रिगार्डलेस द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, द कॉज ऑफ जो आपका एक्शन है कहाँ पर अक्रू हुआ उसको भी छोड़ दिया जाएगा. प्लेंटिफ के हवाले से तो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा. द ओनली थिंग जो कि जहन में रखी जाएगी इज़ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है. तो अगर इसको मैं बहुत सिंपल करके आपको समझाऊं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अगर बात हो तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे जनाब कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से मुकदमा करना हो तो मुकदमा वहाँ किया जाएगा वेयर द प्रॉपर्टी इज़ सिचुएटेड. बाकी सारी बातों को आप कहाँ पर रख देंगे? साइड पर रख देंगे कि डिफेंडेंट कहाँ रहता है, कौन क्या है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका मुकदमा वहाँ पर होगा. बट एक क्वेश्चन इसमें रेज हुआ, ये सब कुछ किसने कहा? ये तो कहा सेक्शन 16 ने कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन रॉन्ग या जो भी उसके साथ कोई मुकदमा रिलेटेड होगा ये वहाँ पर होगा वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड. उसने कहा जी मसला ये है जो प्रॉपर्टी है आपकी है तो इमूवेबल, ठीक है जनाब, एंड इट इज सिचुएटेड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ 2 or more कोर्ट्स. इज इट पॉसिबल कि मैं आप लोगों में से किसी के साथ एक एग्रीमेंट करूं? कौन बैठा हुआ जनाब, किसका नाम मैं ले सकता हूं? यहाँ पे कौन है? वसीम है जनाब. इससे मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करता हूं, 2 प्लाट्स लेता हूं. एक प्लाट पशीन के अंदर है और जो दूसरा प्लाट है वो आपका क्वेटा के अंदर है. अब प्रॉपर्टी क्योंकि वो हमारा जो एग्रीमेंट है वो भी सेम है, डिफेंडेंट भी सेम है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है इज सिचुएटेड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ 2 or more than 2 कोर्ट्स. ये मसला आ गया. ये भी हो सकता है कि आप जो जाते हैं पशीन और क्वेटा का जो लाइन है, लिमिट है कि जनाब यहाँ तक क्वेटा और इससे आगे क्या है पशीन, और प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि उसका कुछ पोर्शन पशीन के अंदर और कुछ पोर्शन क्वेटा के अंदर है. बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं. डिस्प्यूट आ गया जनाब, मुकदमा कहाँ होगा? एक तो हमने क्लियर किया कि जनाब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मुकदमा वहाँ होगा वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड. तो अगली बात है कि अगर प्रॉपर्टी 2 or more कोर्ट्स की लिमिट्स में सिचुएटेड होगी तो फिर किस कोर्ट की लिमिट में आप मुकदमा करेंगे? द सिंपल आंसर क्या है कि वेयर एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. एनी पोर्शन का मतलब क्या है? देखिए चाहे यहाँ पर थोड़ा हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादा है, ये नहीं कि ज़्यादा पोर्शन. एनी पोर्शन मीन्स क्वेटा में थोड़ा पोर्शन है तब भी मुकदमा हो सकता है, पशीन में ज़्यादा है तब भी मुकदमा हो सकता है. ये उस सूरत में इफ़ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ 2 or more than 2 कोर्ट्स. 2 पॉइंट डिस्कस हो गए. ये पॉइंट डिस्कस हुआ सेक्शन 17 में. अब सेक्शन 18 बलूचिस्तान का एक और बहुत बड़ा इशू है दैट आज तक सेटलमेंट नहीं हो सकी. वो सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकी कि आप सब लोगों को पता है कि वहाँ पर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, तो पहाड़ों की वजह से कुछ एरियाज़, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं और सेटलमेंट ना होने के बराबर इसलिए कि वहाँ पर माउंटेन्स में दूर दूर तक ये सेटलमेंट और ये डिफ़ाइन करना कि जनाब ये लिमिट है, यहाँ से आगे किला सैफुल्ला है और इसके उस तरफ जो है वो कौन सी जगह है, ये समटाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अब अनसर्टन जुरिस्डिक्शन हो गई. अनसर्टन जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड कि जहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि किस अदालत की जुरिस्डिक्शन बनती है. क्यों? वो पहाड़ों के अंदर प्रॉपर्टी है तो कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप उसको सिचुएट लोकेट नहीं कर पा रहे, उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन नहीं है, अनसेटल्ड लैंड है, तो मुकदमा कहाँ पर होगा? अनसर्टन जुरिस्डिक्शन के साथ डील करता है सेक्शन 18. And according to section 18, uncertain jurisdiction में any court
जो स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड देता है कि क्यों उसको ये लगता है कि उसको ये मुकदमा सुनना चाहिए, वो अदालत अंडर सेक्शन 18 मुकदमा सुन सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। 3 सेक्शन है, 16, 17 और 18 है, इसके साथ डील करते हैं। 16 कहता है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, अगर प्रॉपर्टी 2 और मोर कोर्ट्स की लिमिट में सिचुएटेड है तो एनी कोर्ट, और अगर वो अनसर्टन जुरिस्डिक्शन है तो कोई भी कोर्ट जो स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड देगा वो वहाँ पे मुकदमे को एंटरटेन कर सकता है। और अगर मूवेबल या पर्सनल रॉन्ग हो, गाड़ी है मूवेबल है, पर्सनल रॉन्ग्स है, कोई डेफामेशन है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जनाब लाहौर के अंदर, और कोयटा वालों को शौक चढ़े और वो डेफामेशन कहाँ पे करें मेरी, कोयटा में, और उसको पब्लिश कहाँ पे करें, कराची के अंदर। मुकदमा कहाँ पे हो सकता है? अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये तो पर्सनल रॉन्ग है, डेफामेशन इज अ पर्सनल रॉन्ग। तो अब मुकदमा कहाँ पे होगा डेफामेशन की सूरत में जनाब? डेफामेशन की सूरत में या किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में मुकदमा हो सकता है, नंबर 1, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, नॉट द प्लेंटिफ, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स। कैसा रिजाइड करता है जनाब? फॉर गेन, बिजनेस वगैरह के लिए, या वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब कि उसकी परमानेंट रिहाइश। अगर डिफेंडेंट रहता है गेन के लिए कराची में और उसकी वॉलंटरी रिहाइश है कोयटा में, तो मुकदमा कोयटा में हो सकता है और कराची में हो सकता है, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफेमेशन को होगा, या वेयर कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड। और ये कॉज, ये अक्कड़ नहीं, अक्रूड का लफ्ज यूज होता है। वेयर कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अक्रूड हुआ? वो कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड हो गया लाहौर में। लाहौर में कैसा हो गया? दैट डेफामेटरी स्टेटमेंट वाज रेड इन लाहौर, तो इट मीन्स द कॉज ऑफ एक्शन हैज बीन अक्रूड इन लाहौर। पार्शली कोयटा में भी हुआ, पार्शली लाहौर में भी हुआ। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी और जो पर्सनल रॉन्ग के मुकदमे हैं, ये वहाँ पर हो सकता है वेयर डिफेंडेंट डिसाइड्स फॉर गेन, फॉर उसकी वॉलंटरी रिहाइश हो, या वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड, वहाँ वहाँ पर ये मुकदमा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है जो एक कोयटा के रिहायशी ने कराची से ख़रीदी है, एग्रीमेंट कराची में, वो गाड़ी लाहौर से डिलीवर होनी है, मुकदमा कहाँ पे होगा? कराची में भी हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है, और कहाँ पर हो सकता है? कोयटा में भी हो सकता है, क्योंकि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, सेक्शन 19 जो उसके बारे में डील करता है, वो मोर देन 1 ऑप्शन बताता है। सेक्शन 20 क्या कहता है? इज इट पॉसिबल कि किसी एक मुकदमे में हमारे डिफेंडेंट्स मोर देन 1 हो? यस, इट्स पॉसिबल। डिफेंडेंट्स है मोर देन 1। अब मुकदमा कहाँ पे होगा? वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड। 2 डिफेंडेंट है, एक कोयटा में रहता है, एक पशीन में रहता है, मुकदमा कहाँ करेंगे? ज़मीन एक ही है, कोयटा में भी कर सकते हैं, पशीन में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी बात होगी किस चीज़ की जनाब, मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से या मोर देन 1 डिफेंडेंट्स के हवाले से, तो मोर देन 1 डिफेंडेंट्स के हवाले से मुकदमा आपका कहाँ पर हो सकता है? किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड्स। और सेक्शन 21 इसको क्लोज करता है टॉपिक को, और क्या कहता है? वो कहता है जी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है ऑन जुरिस्डिक्शन, तो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर आपने उसको रेज करना है। इफ़ द ऑब्जेक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन इज़ नॉट रेज ऑन द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, तो आप उसको अपीलेट स्टेज पर रेज नहीं कर सकते जनाब। ये था हमारा पहला टॉपिक सिविल लॉ के हवाले से। इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टेरिटोरियल एंड पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, डेफिनेटली कल इसका एक शॉर्ट टेस्ट होगा और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।